नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाटिका में। आज हम लोग हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल सी वीडियो और पिट जैसी परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड है। और भी परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछी जाती हैं, उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक सीरीज होगी ये। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस सीरीज के पहले प्रश्न की शुरुआत। पहला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दिख रहा है? हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। आपके ऑप्शन हैं बांग्ला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। दूसरा प्रश्न है, जब तक मैं दूसरा प्रश्न लिखूं, आप पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? राजभाषा का दर्जा कब मिला? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद तीनों प्रश्नों का साथ में व्याख्या करते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों का भेद। स्वर वर्णों को कितने कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है? 2, 4, 3 या फिर 5। आपका पहला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, उसके बाद मराठी है, उसके बाद तेलुगु है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार होगा: हिंदी, बांग्ला, मराठी और तेलुगु। अर्थात पहले पे हिंदी, दूसरे पे बांग्ला, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु। पहले तीसरे नंबर पर तेलुगु हुआ करती थी 2011 के पहले। 2011 के सेंसस के बाद मराठी ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। इस प्रकार तेलुगु जो है वो चौथे स्थान पर होगी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला, और इसी दिन, इसी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस, आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस, तो आप बताएंगे 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों का भेद। स्वर वर्णों का भेद कुछ चीज़ों के आधार पर किया गया, जैसे जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जैसे ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, जैसे मुखाकृति के आधार पर, और मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 3 है: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, आपको पता है। जिह्वा के आधार पर भी 3 है: अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। एक हुआ है वृत्तमुखी और एक हुआ है आवृत्तमुखी। मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों का जो भेद है, वर्गीकरण है, वो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें है संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। तो ये क्लियर हुआ। मुखाकृति के आधार पर 4 वर्गों में स्वरों को वर्गीकृत किया गया है, और जिह्वा के प्रयोग के आधार पर 3 वर्गों में: अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर। ओष्ठ के आधार पर
दो वर्गों में कौन कौन से हैं? ओष्ठ के आधार पर दो वर्गों में, एक है वृत्तमुखी, एक है आवृत्तमुखी। मात्रा के आधार पर 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि सब कुछ मैनुअल है इसलिए लिखने में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग रहा है, तब तक आप पिछले प्रश्नों का रिवीजन करते रहे। और ये क्लास अगर लंबी हो जाती है तो इसको आप 1.5 या फिर 2.0 पर करके देख लीजिए, आपके लिए सुविधाजनक होगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियां लिखने की शुरुआत किसने की? पहेलियां लिखने की शुरुआत कौन किया, किसने किया? ऑप्शन है जगनिक, अमीर खुसरो, सरहपा या फिर कड़हपा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव छांटिए। तद्भव शब्द छांटिए। पहला ऑप्शन है कपूर, कर्पूर, पक्ष, मयूर। तो आपका पहला प्रश्न था, आदिकाल में पहेलियां लिखने की शुरुआत किसने किया? आदिकाल में पहेलियां लिखने की शुरुआत अमीर खुसरो ने किया और इन्होंने ही मुकरियां अगर पूछेगा कि मुकरियां लिखने की शुरुआत किसने किया तो वह भी उत्तर होगा अमीर खुसरो ने। मुकरियां 4 पंक्तियों का एक बंद होता है, उसे मुकरियां कहते हैं, जिसकी लेखन शैली की शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा हुई। अमीर खुसरो ने ही आदिकाल में पहेलियां लिखने की शुरुआत की। दूसरा प्रश्न है, इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह ये हो जाएगा, ये है अल्प विराम का सूचक चिन्ह, ये है पूर्ण विराम का सूचक चिन्ह और ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या हिंदी में 20 है। यह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं और एक विराम चिन्ह ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, वह है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा? कपूर, कर्पूर, पक्ष या मयूर। तो कपूर हो जाएगा। कर्पूर का तद्भव कपूर होता है, पक्ष का तद्भव हो जाएगा पंख, पक्ष का तद्भव हो जाएगा पंख और मयूर का तद्भव मोर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अग्रज का सही विलोम क्या है? आपके ऑप्शन हैं लघु, छोटा, अनुज या फिर सूक्ष्म। दूसरा प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग प्रश्न में पूछा रहता है कि पर्यायवाची नहीं है और आधा अधूरा प्रश्न पढ़कर आप ये समझते हैं कि पूछा है पर्यायवाची है, तो इससे जो है आप गलत ऑप्शन का चयन कर लेते हैं, आपका प्रश्न जो है गलत हो जाता है। इसलिए प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के आधार पर
सही वाक्य है, सही वाक्य है। इसमें तो बहुत स्पष्ट दिया है कि वर्तनी के आधार पर सही वाक्य है। वैसे भी अगर वाक्य में शुद्ध कई वाक्य दिए रहें, शुद्ध वाक्य छांटना हो, तो उसमें आपको दिमाग में वर्तनी के आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर कारक को जांच लेना है, जिससे आपका शुद्ध वाक्य आसानी से स्पष्ट हो सके। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। दूसरा है तुम इसका दाम देते जाओ। जब तक मैं ये प्रश्न लिख रहा हूँ तब तक आप इन दो प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये क्वेश्चंस सभी PYQ बेस्ड होंगे, और PYQ बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जो और पूछ सकता है, वह भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आइए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न था, अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का सही विलोम होता है अनुज। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अनुज। ठीक है। और लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम होता है ज्येष्ठ या फिर गुरु। लघु का विलोम ज्येष्ठ या फिर गुरु। छोटा का विलोम क्या होगा? छोटा का विलोम होगा बड़ा। अग्रज का अनुज। और सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अंत्येष्टि के बाद स्थूल शरीर सूक्ष्म हो गया। स्थूल शरीर सूक्ष्म हो गया, तो स्थूल का अपोजिट क्या है? सूक्ष्म। अगला प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? सुधाकर। सुधाकर का मतलब क्या होता है? सुधाकर का मतलब होता है चंद्रमा। सुधाकर का और पर्यायवाची शब्द क्या है? मयंक, निशाकर, मयंक, निशाकर, कलाधर, मयंक, निशाकर, कलाधर, मृगांक, इंदु, सोम, सुधांशु, राकापति, राकेश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सुधाकर यानी कि चंद्रमा के। मयंक, निशाकर, कलाधर, मृगांक, इंदु, सोम, सुधांशु, राकापति, राकेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य क्या है? वर्तनी के आधार पर सही वाक्य क्या है? तुम यहाँ पर गलत लिखा है। तुम इसका दाम देते जाओ। तुम इसके दाम यहाँ पर गलत लिखा है। यहाँ पर दो मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये भी गलत लिखा है। तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अली 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 शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है दशन, दर्शन। ऑप्शन बी है दमन, दामन। ऑप्शन सी है कंधा, हिस्सा। या फिर ऑप्शन डी है भौरा, सखी। सही उत्तर इसका क्या होगा? अगला प्रश्न है, वह महिला बहुत विद्वान है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? लिंग, वचन, कारक या फिर संज्ञा संबंधी। अगला प्रश्न है, निम्न में
गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होगा। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होगा। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। पहला प्रश्न आपका क्या था? अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अली मतलब होता है भौरा, अली मतलब होता है सखी। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह महिला बहुत विद्वान है। वह महिला बहुत विद्वान है। विद्वान वो भी महिला के लिए प्रयुक्त, तो यह गलत हो गया। विद्वान पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होगा। तो यह लिंग के आधार पर इसमें अशुद्धि है। ठीक है, इसमें लिंग के आधार पर अशुद्धि है। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो गुरुआइन होगा। आइन प्रत्यय लगकर ये स्त्रीलिंग शब्द बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। इसमें पूछा है कि कारक कौन सा है। इसमें पूछा है कारक कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण या फिर कर्म कारक। आपका अगला प्रश्न है पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पाठक गण, पाठक लोग, पाठक वर्ग या फिर पाठक समूह। आपका अगला प्रश्न है वर्ग शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दुल्हन, ऑप्शन ए दुल्हन, ऑप्शन बी बहू, वधू या वधू। अगला प्रश्न है, दिख रहा है ना? अगला प्रश्न है बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह बाजुओं, बाहें, बाहें या फिर बाहों। तो आइए देखते हैं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इसमें कौन सा कारक है? मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इसमें होगा करण कारक। करण कारक क्यों? अधिकरण क्यों नहीं? जबकि अधिकरण का कारक चिन्ह लगा है यहाँ पर अधिकरण जो है वह बेस या फिर आधार को बताता है। ठीक है, तो टेलीफोन पर चढ़ के तो बात होगी नहीं, टेलीफोन से बात होगी या टेलीफोन के द्वारा बात होगी। तो करण से या करण के द्वारा बात होगी। टेलीफोन जो अधिकरण जो है वह आधार को इंगित करता है। अर्थात जैसे मैं छत पर हूँ, तो मैं छत पर खड़ा हूँ, तो छत के ऊपर हूँ मैं, तो यह जो है आधार को इंगित करता है। और टेलीफोन यहाँ पर आधार नहीं है, टेलीफोन के ऊपर खड़े होकर के बात नहीं किया जाता है, टेलीफोन के द्वारा बात किया जाता है। तो करण का जो कारक चिन्ह है के द्वारा या से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा करण कारक, न कि अधिकरण कारक। ठीक है, अगला है पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा?
पाठक शब्द का बहुवचन होगा पाठकगण, पाठकगण, पाठकगण। वैसे ही जैसे शिक्षक का होता है शिक्षकगण, शिक्षकगण, ठीक है। पाठक लोग नहीं होगा, जैसे नेता का होता है नेता लोग, ठीक है। सुधी जन, सुधी, सुधी का होता है सुधी जन। कवि का होता है कवि वृंद, कवि का होता है कवि वृंद। वर्ण का होता है वर्ण समूह, वर्ण का होता है वर्ण समूह, ठीक है। ये कुछ बहुवचन शब्द हुए। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का स्त्रीलिंग होगा वधू। बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? बाह का सामान्य बहुवचन जो होगा वो है बाहें। बाह का सामान्य बहुवचन बाहें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकरण कारक, कर्ण कारक समझ में आया? कर्ण का चिन्ह होता है पर, लेकिन यहाँ पर अधिकरण का चिन्ह होता है कारक चिन्ह पर, लेकिन यहाँ पर अधिकरण कारक नहीं होगा, क्योंकि अधिकरण कारक बेस को बताता है और यहाँ टेलीफोन बेस नहीं है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की, दिख रहा है ना, संज्ञा है। आपके ऑप्शंस हैं भाववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक नहीं, यहाँ पर ले लीजिए ऑप्शन आप समुदायवाचक, समुदायवाचक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम के, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? किस भेद का प्रकार है? आपके ऑप्शन हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है धातु, कर्म, प्रत्यय या फिर संज्ञा। क्रिया का मूल रूप क्या है? ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? लड़का हो जाएगी, लड़का शब्द में हो जाए संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के हैं? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा है विकारी शब्द। कैसा शब्द है संज्ञा? विकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब लिंग वचन कारक से जिन पर प्रभाव पड़े, ठीक है, लिंग वचन कारक के आधार पर जिन में परिवर्तन किया जाता हो। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन से हैं? 5 भेद में है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे व्यक्तिवाचक में रविवार, रामायण, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट जो नेशनल इंसिडेंट हो गए, जैसे बक्सर का युद्ध, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे गंगा, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? जो एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध कराती हो, जैसे पर्वत, जैसे वकील, जैसे राज्यपाल, जैसे कुत्ता, जैसे वर्षा। वर्षा कैसे? घनघोर वर्षा, कौन सी मूसलाधार वर्षा हो रही है, रिमझिम वाली हो रही है, तो वर्षा भी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगले कौन सी है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जैसे जो संज्ञा शब्दों से धातु या द्रव्य का बोध हो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे क्या? पानी, गेहूं, लोहा, सोना, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या?
जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे संसद, जैसे गुच्छ, जैसे और क्या, जैसे कुंज इत्यादि। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हो गई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के पुरुषवाचक भेद का प्रकार है। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम जो है वह उसके 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और कौन कौन से? प्रश्नवाचक और निजवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये कितने भेद हो गए सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद हो गए। सर्वनाम के 6 भेद में से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद में से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन क्या आता है? मैं, हम, मेरा, हमारा। मध्यम में क्या आता है? तू, तुम, तुम्हें, तुझे। अन्य में क्या आता है? वह, यह, वे, इन, उन, ये सब आता है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? तो सर्वनाम के पुरुषवाचक भेद का प्रकार है उत्तम पुरुष। ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? हम सभी जानते हैं क्रिया का मूल रूप जो होता है वो होती है धातु। ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह खाता होगा, वह खाता होगा। इस प्रश्न में किस काल का प्रयोग हुआ है? इस प्रश्न में क्रिया किस काल की है? क्रिया इस प्रश्न में क्रिया किस काल में प्रयुक्त है? किस काल की है? आपके ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, आपके ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। आपके ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, या फिर सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल, या फिर संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। वह खाता होगा में क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा में क्रिया जो है संदिग्ध वर्तमान की है। वह खाता होगा में क्रिया जो है वह संदिग्ध वर्तमान की है। ठीक है ना। वर्तमान के कितने भेद होते हैं? वर्तमान के कितने भेद होते हैं? वर्तमान के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ठीक है। और भूतकाल के कितने भेद हैं? भूत के 6 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतुमद भूत। और जबकि भविष्य के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु, हेतुमद भविष्य, हेतु, हेतुमद भविष्य। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संदिग्ध वर्तमान कैसे? संदिग्ध वर्तमान इस प्रकार कि जिस काल में क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो, परंतु वह कार्य वर्तमान में ही हो रहा हो। परंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है लेकिन वो संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान होता है। ठीक है ना। वहां पर संदिग्ध वर्तमान होता है। अगला प्रश्न है, अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, निपात,
दिख रहा है ना, निपात या फिर नन ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? मतलब प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी के भेद कितने हैं? अविकारी के 4 भेद हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, यानी अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। और विकारी शब्द के कितने भेद हैं? विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। निपात क्या होता है? निपात मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए ही होता है और इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है 9 प्रकार के होते हैं। अब इनका जो प्रयोग के आधार पर ये जो है 9 प्रकार के होते हैं। जैसे स्वीकृत बोध है, हाँ जी, जी हाँ, नकारात्मक हो गया जी नहीं, नहीं निषेधात्मक हो गया नहीं नहीं। तो इस प्रकार ये निपात जो है 9 प्रकार के होते हैं। तो अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्रति, प्रति, प्रति या फिर एक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए इसको। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है वैज्ञानिक शब्द में? वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आपके ऑप्शन है निक प्रत्यय, ईक प्रत्यय, इक प्रत्यय या फिर आइक प्रत्यय। इक प्रत्यय या फिर आइक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ईला प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आधा अधूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न में पूछा रहता है नहीं है, आप बता के चले आते हैं है वाला क्वेश्चन, आप है वाला ऑप्शन लगा के चले आते हैं और वो गलत हो जाता है। अधेला, अकेला या फिर मटैला। अधेला, अकेला, मटैला या फिर बघेला। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उप मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। उप मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। अर्थात किसी शब्द के पास समीप लग कर के नए शब्द की सृष्टि करना। जैसे एक शब्द है गमन। ठीक है, गमन मतलब होता है जाना। यहाँ पर हमने एक शब्द इसके समीप लेके आया और इसको बना दिया आगमन, तो इसका अर्थ होता है कि आना। ठीक है, तो इस शब्द से जो है नए शब्द का निर्माण हो गया, तो वह उपसर्ग कहा जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? आ उपसर्ग होगा। ठीक है, वैसे ही प्रत्येक में क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो सही उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो प्रतिधन, प्रत्यय का मतलब होता है प्रतिधन अय, प्रत्यय। ठीक है, मतलब जो पीछे लगते हैं, जो साथ साथ पीछे लगते हैं, वह शब्द जो होते हैं प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय 2 भेद होते हैं प्रत्यय के। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया या धातु में लगाए जाते हैं।
और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो धातु भिन्न शब्दों में लगाए जाते हैं। ठीक है, धातु भिन्न शब्दों में जैसे बपौती, भारतीय, भारत में भारतीय, दयालु, ईर्ष्यालु। ठीक है, और धातु के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे लड़ाकू, कारक, होनहार। इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं? लड़ाकू में आकू, कारक में कौन सा प्रत्यय होगा? कारक में अक, होनहार में हार। ठीक है, वैसे बपौती में औती, भारतीय में ई, दयालु में आलू, ईर्ष्यालु में आलू। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? भारत वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वैज्ञानिक में इक प्रत्यय हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? अकेला में भी एला है, अकेला में भी एला प्रत्यय जुड़ा है, अघेला में भी एला प्रत्यय जुड़ा है, मटैला में एला प्रत्यय नहीं ऐला प्रत्यय होगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एला प्रत्यय नहीं लगा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महौषधि। महौषधि में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महौषधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, आपका ऑप्शन है महाधन औषधि, महाधन औषध, या फिर महधन औषध, या फिर महाधन औषधि। अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम है। अर्वाचीन शब्द का विलोम है। आपके ऑप्शंस हैं प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, या फिर ऐहलौकिक, ऐहलौकिक। आइए देखते हैं इसको। महौषधि में सही संधि विच्छेद इस शब्द का क्या होगा? तो ये हो जाएगा महाधन औषधि। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी वृद्धि स्वर संधि। संधि तीन प्रकार के, कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। संधि 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। इस प्रश्न का सही उत्तर महौषधि होगा और इसमें जो संधि होगी वह वृद्धि स्वर संधि होगी। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? जब आ या आ के बाद ए ऐ ओ या औ आए तो इस ए ऐ का वृद्धि होकर के ऐ लिखा जाता है और इस ओ औ का वृद्धि वाला पार्ट औ लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं, एक धन एक, यहाँ पर आ धन ए है तो ये क्या हो जाएगा? वृद्धि में ऐ हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? एकैक। ठीक है, एकैक। वैसे ही एक और उदाहरण देखिए, जैसे परम धन ओजस्वी, परमौजस्वी। यहाँ पर क्या है? आ धन
ओ, आ धन ओ का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि में क्या होगा, औ। तो ये कैसे लिखा जाएगा, परमौ जस्वी, परमौ जस्वी, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसका एक दो उदाहरण और देख लीजिए यहीं पर, इसका एक दो उदाहरण और देख लीजिए, जैसे सदैव, जैसे सदैव, सदा धन एव, यहाँ पर क्या है, आ धन ए, आ धन ए, ठीक है, सदैव हो जाएगा, ठीक है ना। और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे आ धन ए का महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो इसका क्या हो जाएगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, महेश्वर्य, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। वृद्धि स्वर संधि होती क्या है, वृद्धि स्वर संधि होती है आ या आ के बाद क्रमशः अगर ए आए तो उसकी जगह पर ए हो जाता है, ओ और औ आए तो उसकी जगह पर औ हो जाता है, ए या ए आए आ की जगह पर, जैसे एक धन एक, का में आ जुड़ा है, हर व्यंजन वर्ण में आ अंतर्निहित होता है, तो यहाँ पर का में आ जुड़ा है तो आ के बाद क्या आया, ए, तो इसका क्या हो गया, ए। वैसे ही यहाँ पर परम माँ में आ जुड़ा है, आ के बाद क्या आया, ओ का क्या हो जाएगा, औ, चाहे औ आए चाहे ओ आए दोनों का औ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, परमौ जस्वी। ऐसे सदाधन एव, सदैव, महाधन ऐश्वर, महेश्वर, तो वृद्धि स्वर संधि महाधन औखधि हो जाएगी, ठीक है। आपका प्रश्न था, आपका अगला प्रश्न था, आपका अगला प्रश्न था, आपका अगला प्रश्न था अर्वाचीन, आपका अगला प्रश्न था अर्वाचीन का विलोम, ठीक है, अर्वाचीन का विलोम। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है अधुनातन या फिर आधुनिक, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। अद्यतन, अद्यतन का विलोम क्या हो जाएगा, अद्यतन का हो जाएगा पुरातन, ठीक है, अद्यतन का हो जाएगा पुरातन या फिर अनद्यतन, इसको बोलेंगे अनद्यतन। अधुनातन का भी पुरातन हो जाएगा, अधुनातन मतलब आधुनिक, पुरातन मतलब प्राचीन। अहलौकिक का क्या हो जाएगा, अहलौकिक का पारलौकिक, अहलौकिक का क्या हो जाएगा, अहलौकिक का पारलौकिक, ठीक है। यह स्पष्ट हो रहा है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, ऐहिक का विलोम है। आपके ऑप्शन है, ऐहिक शब्द का विलोम है भौतिक, ऑप्शन है भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या फिर अहलौकिक, या फिर अहलौकिक, दिख रहा है ना, सांसारिक, पारलौकिक या फिर अहलौकिक। एक प्रश्न और लेते हैं, देशभक्त, देशभक्त में समास है, देशभक्त में समास है। आपके ऑप्शन हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव, या फिर अव्ययी भाव, ठीक है, या फिर अव्ययी भाव। आपका अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, वह है। आपके ऑप्शन हैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष, या फिर तत्पुरुष, ठीक है। आइए देखते हैं इनका सही उत्तर। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, ऐहिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऐहिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक, ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक,
ठीक है। ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा, सांसारिक का भी पारलौकिक होगा। ऐहिक मतलब सांसारिक, सांसारिक का विलोम हो जाएगा पारलौकिक। भौतिक का होता है, भौतिक का होता है आध्यात्मिक। भौतिक का क्या होता है? मानसिक या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, ठीक है ना। देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? देशभक्त। देशभक्त का अर्थ होगा देश का भक्त, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। जैसे गंगाजल, राजपुत्र, जलधारा, देवालय, ठीक है, देवालय, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। किस समास का प्रथम पद, किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है? तो किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है? हम जानते हैं अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय और वही पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है ना। स्पष्ट हुआ? अव्ययी भाव पद की प्रधानता के आधार पर अगर हम देखें तो जो पूर्व पद प्रधान पद है, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव है। वो कौन सा समास होगा? वो अव्ययी भाव होगा। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वह कौन सा समास होगा? उत्तर पद प्रधान होगा, वह होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष, तत्पुरुष कर्मधारय या द्विगु, या द्विगु, ठीक है। और जिसमें दोनों पद प्रधान होगा, जिसमें दिख रहा है ना दोनों पद प्रधान होगा, वो कौन सा समास होगा? वह होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे रात दिन। और जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होंगे या गौड़ होंगे, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, वह हो जाएगा बहुव्रीहि। वह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, ठीक है। जैसे लंबोदर, गजानन, दशानन, ठीक है ना। तो पूर्व पद प्रधान के आधार पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान के आधार पर तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु हो जाएगा। दोनों पद प्रधान किसमें होंगे? द्वंद्व समास में होंगे। अप्रधान, दोनों पद अप्रधान हो या फिर दोनों पद गौड़ हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला प्रश्न है सब्जबाग दिखाना। सब्जबाग दिखाना, सब्जबाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्जबाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। आपका ऑप्शन है लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना, या फिर लालच दिखाकर लूटना, या फिर लालच दिखाकर लूटना, या फिर सब्जबाग, या फिर बगीचे में घुमाकर दिखाना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, या फिर सब्जी उगाकर बेचना, सब्जी उगाकर बेचना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द, जिसके पास घर ना हो। ऑप्शन है गृही, अनिकेत, गृही अनिकेत, अकिंचन, या फिर गृहस्थ। गृही, अनिकेत, अकिंचन या फिर गृहस्थ। अगला प्रश्न है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? आपके ऑप्शन हैं क्रोध, शोक, उत्साह या फिर विस्मय, ठीक है। आइए इन प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। क्रोध, शोक, उत्साह या फिर विस्मय। सब्जबाग दिखाने का मतलब होता है कि लालच देकर उल्लू बनाना, ठीक है। लालच देकर उल्लू बनाना। जिसके पास घर ना हो
जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अकिंचन, उसे कहते हैं अनिकेत। अकिंचन मतलब होता है परम दरिद्र, अकिंचन मतलब होता है दरिद्र, ठीक है। अकिंचन मतलब होता है दरिद्र। गृहस्थ मतलब गृहस्थ होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। मुख्यतया रस जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। मुख्यतया रस जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। अद्भुत और शांत। 2 रस और कौन कौन से होते हैं? 2 रस होते हैं वत्सल, वत्सल, वत्सल और भक्ति। वत्सल और भक्ति रस, ठीक है। इन रसों का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार का होता है रति या प्रेम, हास्य का होता है हास, करुण का शोक, रौद्र का होता है उत्साह, रौद्र का होता है क्रोध, वीर का होता है उत्साह, भयानक का होता है भय, विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत का होता है विस्मय, शांत का निर्वेद होता है, और वत्सल का होता है वात्सल्य रति, और भक्ति का होता है भगवद विषयक रति। भक्ति का होता है भगवद विषयक रति। और रस के 4 अवयव होते हैं। 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से? रस के 4 अवयव कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, विभाव अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव, विभाव अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, और अस्थाई भाव, और अस्थाई भाव, ठीक है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा, ठीक है ना। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द बता निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, ठीक है। या फिर ये चारों ऑप्शंस में कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? चारों ऑप्शंस में कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? देख लेते हैं इसको। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वल, उज्ज्वल ये गलत हो जाएगा। उज्ज्वल ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। उज्ज्वल ये शुद्ध होगा, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। वैसे ही कोमलांगिनी, कोम एक होता है शब्द कोमलांगिनी, कोमलांगिनी यह गलत है। कोमलांगी सही होता है। कोमल अंग वाली, कोमलांगी, कोमलांगी सही होता है। वैसे ही योगीराज नहीं, योगिराज सही शब्द है। योगिराज सही शब्द है। यौवनावस्था नहीं, युवावस्था होती है। युवावस्था होती है, ठीक है। वैसे ही परिषद कैसे लिखा जाता है? परिषद ऐसे लिखा जाता है। परिषद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। परिषद जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 14। 11, 12, 13 या फिर 14। दूसरा क्वेश्चन है पीपर पात
पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर यमक। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, रूपक या फिर यमक। ठीक है। अगला प्रश्न है महादेवी को, दिख रहा है ना? अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है। यामा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपका ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपके ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म या फिर सरस्वती सम्मान, या फिर सरस्वती सम्मान। ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यामा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पहले इसको देख लेते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा जो है वह एक तो अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है। कैसा छंद है? मात्रिक है। मात्रिक में कैसा है? अर्धसम मात्रिक है। अर्धसम मात्रिक का मतलब क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम फर्स्ट और थर्ड में, इसमें जो है 13 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। ठीक है। और जबकि वहीं द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होंगी। द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होंगी। ठीक है। तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। उदाहरण के तौर पर श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये जो है प्रथम चरण है। प्रथम चरण में कितनी मात्रा? श्री में 2, गुरु में 2 मात्रा, 2 2 4, चरण में 3 मात्रा, 4 3 7, सरोज में स में 1 मात्रा, रो में 2 मात्रा, ज में 1 मात्रा, 7 4 11 मात्रा हो गया। 11 और रज में 2 मात्रा, 11 2 13 मात्रा। प्रथम चरण में कितना हो गया? 13 मात्रा हो गया। ठीक है। तो यही पूछा है कि प्रथम चरण में कितनी मात्रा होगी। तो प्रथम चरण में 13 मात्रा होगी। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? हम जानते हैं कि जहाँ पर वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए, जहाँ पर वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उप मतलब क्या होता है? समीप। और मा मतलब क्या होता है? मापना। मा मतलब क्या होता है? मापना या तोलना, मापना या तोलना। तो इसकी जो तुलना है, पीपर के पात की जो तुलना है मन से की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। 4 अंग क्या क्या है? उपमेय, उपमेय, उपमान, उपमान, वाचक शब्द, वाचक शब्द और साधारण धर्म, और साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? उपमेय जो उपमा, जिसकी उपमा दी जा रही है, उपमान जिससे उपमा दी जा रही है। उपमेय है मन, मन उपमेय है। किसके जैसा है उपमन? पीपर के पत्ते के जैसा है। ठीक है। पीपर के पत्ते के जैसा है। पीपर के पत्ते के सरिस है। सरिस क्या है यहाँ पर? सरिस है वाचक शब्द, सरिस है वाचक शब्द।
पीपर पात क्या है? उपमान है। मन क्या है? उपमेय है। डोला क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? कि पीपर पात के समान मन डोल रहा है तो धर्म है डोलने का, तो साधारण धर्म डोला हो जाएगा। मन जो है उपमेय हो जाएगा। सरिस जो है वाचक शब्द हो जाएगा। पीपर पात जो है उपमान हो जाएगा और यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार होगा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1982 में प्रदान किया गया था। 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, यहाँ महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं, जैसे है दीप शिखा, जैसे है दीप शिखा, प्रथम आयाम, प्रथम आयाम, प्रथम आयाम। ठीक है, नीरजा, नीरजा, रश्मि, रश्मि, नीरजा और रश्मि, और नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, सांध्य गीत। महादेवी वर्मा की ये रचनाएं हैं, सांध्य गीत और निहार इत्यादि। दीपशिखा, प्रथम आयाम, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, निहार। यामा के लिए इनको 1982 में 18th ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम दिख रहा है ना, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 4 ऑप्शन है आपके। भगवती चरण वर्मा जी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, अज्ञेय अमृत राय, अज्ञेय अमृत राय, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निम्न में शलाका का तद्भव क्या होगा? निम्न में शलाका का तद्भव क्या होगा? निम्न में शलाका का तद्भव क्या होगा? आपके ऑप्शन है श्लेष, सलाई, सलाई, या फिर शलाका, या फिर सिलाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है धूसर, धूसर, अगला प्रश्न है धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन हैं हाथी, घोड़ा, सांप, या फिर गधा। हाथी, घोड़ा, सांप या फिर गधा। पहला प्रश्न क्या था आपका? पहला प्रश्न था प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी को पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया गया था इनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए, इनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है ना, हिम तरंगिणी के लिए कब दिया गया था? 1955 में। पूछा जाएगा प्रथम साहित्य अकादमी कब दिया गया? 1955 में। किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किस लिए? हिम, इनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है। अमृत राय, अमृत राय यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी, इनको कलम का सिपाही, इनको इनकी रचना कलम का सिपाही रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अज्ञेय, अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, इनकी जो रचना है आंगन के, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और भगवती चरण वर्मा जी जो हैं, इनकी रचना है भूले विसरे गीत, भूले विसरे गीत, भूले विसरे गीत।
इसके लिए यह उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है। ठीक है। भूले बिसरे गीत, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह भी काव्य है। यह भी क्या है? काव्य है। ठीक है ना, यह भी क्या है? काव्य है। अज्ञेय जी की माखनलाल चतुर्वेदी जी की हिमतरंगिणी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। और अमृत राय जी को कलम का सिपाही, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो ये कहानी है कलम का सिपाही, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी, अमृत राय मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही, अज्ञेय आंगन के पार द्वार, और भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे गीत। निम्न में सलाका का तद्भव पूछा था। सलाका का तद्भव पूछा था। तो सलाका का तद्भव क्या हो जाएगा? सलाका का तद्भव हो जाएगा सलाई। धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर पर्यायवाची है गर्दभ या गदहा का। धूसर पर्यायवाची है, धूसर किसका पर्यायवाची है? तो गदहा का। गदहा, धूसर मतलब होता है गदहा। ठीक है ना। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हाथी का पर्यायवाची होगा, हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हाथी का पर्यायवाची होगा गजेंद्र, हस्ती, दंती, करी, कंजर। दिख रहा है ना? करी, कंजर, गयंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के पर्यायवाची हैं। सिंधुर, हाथी को और क्या बोला जाता है? सिंधुर, सिंधुर, वारण और गज। गजेंद्र, हस्ती, दंती, करी, कंजर, गयंद, सिंधुर, वारण और गज। ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घोड़ा का पर्यायवाची हो जाता है, घोड़ा का तत्सम रूप होता है घोटक। ठीक है। इसका वाज, घोटक, तुरंग, तुरंग, अश्व, अश्व, सैंधव, 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 और क्या हो जाएगा? हय। एक शब्द होता है हय। हय मतलब भी घोड़ा होता है। ठीक है ना। और क्या है? सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा उरग, उरग। ठीक है। पन्नग, पन्नग, ब्याल, ब्याल, अहि, अहि मतलब सांप, अहि मतलब सांप। भुजंग, जो इसकी अंग जो है, इसकी भुजा जो है, भुजंग, भुजंग, भुजंग मतलब क्या हो जाएगा? भुजंग मतलब क्या हो जाएगा? सर्प। और क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? बिखधर। और क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? बिखधर, बिखधर। ठीक है ना। यहाँ पर धूसर का पर्यायवाची पूछा था। धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धूसर का पर्यायवाची हो जाएगा गदहा। गदहा का क्या हो जाएगा? धूसर का क्या हो जाएगा? और क्या पर्यायवाची हो जाएगा? रासभ, रासभ, चक्रीवान, चक्रीवान, बैशाख नंदन, बैशाख नंदन, बैशाख नंदन। और क्या हो जाएगा? खर, खर मतलब भी गधा होता है। ठीक है। गजेंद्र, हस्ती, दंती, करी, कंजर, गयंद, सिंधुर, वारण, गज, ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। घोड़ा का घोटक, वाज, तुरंग, अश्व, सैंधव है। सर्प का हो जाएगा, सांप का हो जाएगा उरग, जो छाती के बल लेटकर चलता हो। पन्नग, ब्याल, अहि, भुजंग, बिखधर। ठीक है ना। दूसर का हो जाएगा रासव, चक्रीवान, बैशाख नंदर, खर और गधा। ठीक है। एक प्रश्न और शेष है, एक प्रश्न और शेष है, उसको भी देख लेते हैं। उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा है। ठीक है। उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा है। ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन देता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन देता है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अवमीलन, अवमीलन या फिर मीलन। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। अनुमीलन नहीं होगा, उमीलन नहीं होगा, मीलन नहीं होगा, उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन। ये रही आपकी आज की पहली क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
वह प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं या फिर उसी पे बेस्ड हैं क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही ये क्लास निरंतर होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का साथ मिलेगा और मैं इसे और बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।